आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। कहते हैं जुल्मते शब जितनी तारीख होती है, उसके बाद आने वाली सुबह उतनी ही ज्यादा रोशन होती है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 12:15 और ये हमारा पैशन है कि हम इस वक्त इसलिए यहाँ मौजूद हैं क्योंकि आज की जो तारीख है, क्योंकि 12 बज गए हैं तो मैं यही कहूंगी, वो तारीख में बहुत तारीख है, बहुत स्याह है। 5 अगस्त, ये 5 अगस्त की तारीख वो तारीख है कि जो मैं खास तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कश्मीर के हवाले से, जो हम जितने भी प्रोग्राम्स हमने अब तक किए हैं, वो कश्मीरी अवाम के हुकूक पर डाका भी कह सकते हैं, या उनके लिए वो इसलिए भी तारीख है कि उनकी राहें बंद कर दी गई, उनको उनके घरों में कैद कर दिया गया, उनको आज़ादी राय का हक जो था वो छीन लिया गया। तो उसी सिलसिले में हमने प्रोग्राम्स का आगाज किया था कल से, और हमने काफी सारे प्रोग्राम्स पहचान टीवी के प्लेटफॉर्म से भी हमने रिलीज किया और ये सिलसिला अभी जारी है। आज इस वक्त क्योंकि तारीख हो गई है 5 अगस्त, तो हमने अपने स्टूडियो में आज एक खास शख्सियत को दावत दी है, बाहैसियत एक जर्नलिस्ट। मुझे लगता है कि हम किसी सहाफ़ी से जब बात करें तो उसके पास जो कलम की, जबान की और जहन की ताकत होती है, उसके जरिए से वो हक और सच की जो बात करता है, उसकी आज के दिन, आज की रात बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं आपको तारुफ कराती हूँ जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है एक इंडिया के बड़े नामी ग्रामी एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो इस वक्त टर्की में हैं, और अभी हम उनसे जानेंगे कि टर्की में क्या टाइम हो रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल में 5:30 हो रहे होंगे। और इफ्तिखार गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी साहब का कि उन्होंने इस वक्त जो है हमें मेरे ख्याल में बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने उनसे रब्ता किया है। मैं वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में इफ्तिखार गिलानी साहब आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शफक। अच्छा, आप मुझे पहले तो बताएं कि आपके यहाँ टर्की में इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त तकरीबन 5:20, 5:30 हो गए अब यहाँ पर अच्छा। तुर्की तुर्की में। जी, अच्छा, तो हम मेरे ख्याल में क्योंकि शायद आपके यहाँ निस्फ रात है इस वक्त आपके यहाँ। हाँ जी, हमारे यहाँ और 12:15 हो चुके हैं इस वक्त, और अभी भी पर काफी सारे लोग जो हैं मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं और देख रहे हैं हमें, और यहाँ पे कमेंट्स भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आगाज में कहा कि हम इस जो हमने खुसूसी नशरियात का आगाज किया था वो इस हवाले से ही किया था कि कश्मीर के लॉकडाउन को आज 1 साल, क्योंकि यहाँ 12 बज गए, मैं आज करूंगी, आपके हिसाब से कल होगा, 1 साल मुकम्मल हो रहा है। तो इस 1 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि आप उस पर नजर डालें। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपका तारुफ भी बड़े अच्छे अंदाज में हो जाए, क्योंकि आपका तजुर्बा बहुत है, जो अभी मैं गुफ्तगू सुन रही थी। ताल्लुक आपका कश्मीर से, लेकिन वक्त आपका ज्यादातर मेरे ख्याल में कश्मीर के बाहर इंडिया में जिन एरियाज में गुजरा है। थोड़ा सा अपनी सहाफत का सफर थोड़ा सा हमें हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स के साथ। मेरा ताल्लुक जो है वादी कश्मीर के जो है एक बहुत ही एक हंगामा खेज कस्बे जो है सोपोर से है, जो नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा टाउन है और नॉर्थ कश्मीर का एक तजारती सेंटर भी है। और ठीक। बिल्कुल दरिया जहलम के किनारे ये शहर है और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला अगर ये बिल्कुल जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है डिस्ट्रिक्ट बारामूला, उसके अच्छा। डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बाद ही मुजफ्फराबाद आ जाता है। हम्म। तो यहाँ मेरा ताल्लुक है, यहीं से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सोपोर में पढ़ा, वहीं से ग्रेजुएशन हासिल की और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में मैंने मास कम्युनिकेशन किया और फिर दिल्ली में ही रुका मैं। दिल्ली में ही हाँ। डिफरेंट अखबारों में, कई नेशनल अखबारों में, कई में काम किया मैंने। तकरीबन 8-10 साल जो है एक कश्मीर के सबसे बड़े अखबार उस वक्त जो कश्मीर टाइम्स था उसका दिल्ली ब्यूरो में काम किया मैंने। उसका फिर दिल्ली ब्यूरो का हेड भी बना मैं तो इसीलिए वो क्रिटिकल टाइम्स थे, लिहाजा उस क्रिटिकल टाइम्स पर जो जो कुछ कश्मीर के हवाले से दिल्ली में होता था, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से दिल्ली में होता था, तो हम्म। वो किसी हर तरह से जो हर तरीके से जो है वो मुझे कवर करना पड़ा। हम्म। चाहे और उसके बाद मैं तहलका मैगजीन में भी मैं भी काम किया हूँ। उसके बाद मैं डीएनए में काम किया और डीएनए जो अंग्रेजी के जो 5 बड़े अखबार हैं इंडिया के, उसमें वन ऑफ था जो उसका हेडक्वार्टर लेकिन बॉम्बे में था, मैं दिल्ली में काम करता था, उनका दिल्ली एडिशन भी था। तो ये हाँ। पूरा एक ग्रुप एक्चुअली जो है वियान जी और डीएनए का ग्रुप, जो बाद में इन्होंने जी ने खरीद लिया था उसको,
तो हाँ, मैं लास्ट में जो एडिटर था वहाँ पर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का, जो हाँ, इंटरनेशनल पेज वगैरह मैं देखता था बिफोर आई केम टू टर्की। मैंने मार्च में वहाँ पर रिजाइन किया था और तकरीबन मई में मैंने यहाँ तुर्की में, जो तुर्की की जो अनादोलू एजेंसी है, जो यहाँ की ग्लोबल टर्किश ग्लोबल वायर है, जो हाँ, मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, तो माशाल्लाह। ये मैंने ज्वाइन की थी। यहाँ पर मैं इंटरनेशनल डेस्क है, यहाँ पर हमारे जहाँ पर इंटरनेशनल कवरेज होती है, तो उसको मैं हेड करता हूँ। हाँ, तो ये आपका तो इतना वसी तजुर्बा है और आप मतलब बाहैसियत सहाफ़ी आपकी आपकी निगाह भी बहुत गहरी होगी। तो अब ये जो 1 साल कंप्लीट हो रहा है, इस लॉकडाउन पे क्या तबसरा करेंगे? पहले तो आप ये देखिए, बता सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, एक्चुअली जब हुँ, ये लास्ट ईयर, पिछले साल, जब बीजेपी जो आर्टिकल, मतलब एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 370 था, जिसने एक थोड़ा सा एक सिम्बलेंस ऑफ एक सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स दिया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको हुँ, खत्म कर दिया। कश्मीर मतलब इस रियासत को एनेक्स कर दिया और इसको जो है डिवाइड कर दिया। इसके पीछे ये जब 19 ये बीजेपी जो थी, जब रूलिंग पार्टी, इनके पास तीन इश्यूज थे, इलेक्टोरल इश्यूज होते थे हमेशा से। ये हुँ, तीन इलेक्टोरल इश्यूज जो है, जो उनको कह सकते हैं, जिनको हम कहते थे ये मुतनाज़ इश्यूज हैं। जब अलायंस में जाते थे किसी दूसरी पार्टी के साथ, ये तीन इश्यूज उनको पीछे रखने पड़ते थे, क्योंकि बाकी अलायंस अलायंस पार्टनर जो है वो इन तीन इश्यूज पर उनके साथ मुत्तफिक नहीं होते थे। एक हुँ, उनमें से यही आर्टिकल 370 को खत्म करना, यानी कश्मीर को हाँ, पूरी तरह इंटीग्रेट करना इंडिया के साथ। और दूसरा था राम मंदिर, जो बाबरी मस्जिद जो है उसकी जगह पर राम मंदिर की तामीर करना। और हुँ, तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इंडिया में। हुँ, उसमें से ये आर्टिकल 370 जो है, ये इनका जो है तकरीबन, जब उससे बीजेपी से पहले इसको नाम होता था जनसंघ, ये हुँ, 1950 से इनका एजेंडा था। हुँ, 1950 में इन्होंने एक एजिटेशन उठाई थी वहाँ जम्मू में इसके ऊपर, इसके खिलाफ। तो ये राम मंदिर का इशू जो है, ये तकरीबन 84 के बाद इनके एजेंडा में शामिल हो गया था। हुँ, 84 के बाद इसलिए शामिल हो गया था क्योंकि 84 में जब इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, जिसमें राजीव गांधी जीत गए थे, तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। और उसके हाँ, बाद जो ये बहुत परेशान हो गए कि कोई सेंटिमेंटल इशू के लिए, तो सेंटिमेंटल इशू के लिए जो है इन्होंने ये सेंटिमेंटल इशू उठाया था, जिसके बाद वो 2 से जो है 70 के करीब हो गए थे फिर 89 के इलेक्शन में। उसके बाद बढ़ते ही गए। तो हुँ, ये दूसरा तीसरा इशू था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन वो भी कभी ना कभी ना इम्प्लीमेंट होगा ही। और हुँ, ये एक इंडियन, अब जो कश्मीर, अब तो कश्मीर के बाद अब राम मंदिर के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से अब इंडियन माइनॉरिटीज जो है, ये हुँ, उनको जो है हो सकता है कल्चरल एसिमिलेशन हो जाए उसकी वजह हुँ, से। तो हाँ, जब ये आज को ये जो खत्म कर दिया गया, आखिर क्यों, इसके जो है ना कई ऑब्जेक्टिव्स थे। जी, ऑब्जेक्टिव थे कि इंडिया, मतलब इनका कहना था, इंडिया का, या वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इस वक्त मोदी हुकूमत में, अजीत डोभाल साहब, उनका कहना है कि ये हमारा पहला और आखिरी मौका है कि हमें कश्मीरियों को और हाँ, पाकिस्तान को बताना है कि व्हाट दे वांट टू अचीव इज अनअचीवेबल। जो वो हाँ, चाहते हैं वो उनको नहीं मिल सकता है, यह हमें उनको क्लियरली एक मैसेज देना है। और हुँ, इसी तरह से जो है इन कश्मीरियों को बताना है कि आप दुनिया में जो है कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। हुँ, डिप्लोमेटिकली इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी है, एक हुँ, इंप्रेशन जाए कि टू टेल कश्मीरी दैट नोबडी इज लिसनिंग टू देम। और हुँ, इसी के साथ जो है इनको ये भी बताना है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में आपके हेल्प करने की पोजीशन में नहीं है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए। और हुँ, दूसरा जो है, अब ये चौथा पॉइंट है कि जो लोग ये किसी तरह से एक उम्मीद की एक किरण दिखाते हैं या कोई ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं, उनके हुँ, साथ सख्ती के साथ निपटा जाए, चाहे हुँ, ऑन एक्सटर्नली और चाहे इंटरनली। हुँ, तो इस तरह से जो है और उसके बाद जो है टू अचीव, कश्मीर में जो है ज्यादा ज्यादा फौज भेज कर एक तरह से टेरिटोरियल डोमिनेंस को हासिल की जाए। और हुँ, और कश्मीर का और पाकिस्तान का जो है माइंडसेट चेंज किया जाए कि कश्मीर इज ओवर नाउ, हुँ, सिचुएशन इज ओवर। इसी तरह से जो है टू मेक कश्मीरियों को रियलाइज करवाना है कि उनका फ्यूचर जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में उनका फ्यूचर है। इसी हुँ, तरह से जो है, जो प्रो इंडिया कश्मीरी पार्टीज थी, कश्मीर प्रो हुँ, इंडिया कश्मीरी नेशनलिस्ट पार्टी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो पावर में रहते थे वहां कश्मीर में, या हुँ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उनको मैसेज देना कि जो वो कश्मीर जो सेल्फ रूल ऑटोनॉमी की बातें करके इलेक्शन में आ जाते हैं, उसको खत्म करें। अब वो टू बिहेव एज एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। अगर उनको हुँ, इलेक्शंस में जाना है, डेवलपमेंट वगैरह के नाम पर इलेक्शंस में जाएं,
कश्मीर मसले को हल करने के नाम पर, कश्मीर में ऑटोनॉमी के देने के नाम पर, कश्मीर में सेल्फ रूल देने के नाम पर जो है इलेक्शंस में अब न जाएं। और सबसे ज्यादा नुकसान भी जो है अगर इस पिछले एक साल में देखें, एक साल में अगर किसी को हुआ तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ कि उनके हाँ, पास जो एक आइडियोलॉजिकल प्लैंक होता था, मैक्सिमम ऑटोनॉमी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्लैंक इनसे छूट गया। और इस तरह से 8वां पॉइंट जो है वो है कि टू आइसोलेट पाकिस्तान बाय ऑफरिंग चाइना ए सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट। लेकिन ये अभी तक जो है, ये जो लास्ट बाउंड्री टॉक्स थी उसमें सुना कि इंडिया ने ऑफर किया हुआ था चाइना को कि आर्टिकल 370 की वजह से वो कश्मीर की जो लद्दाख में जो बाउंड्रीज हैं उनको सेटल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आर्टिकल 253 और 254 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को एक लिमिटलेस अथॉरिटी मिलती है फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ टेरिटरीज करने के लिए, लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से वो जो है वो ट्रीटीज नहीं कर पा रहे थे। तो ये तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं, जिन 8 पॉइंट्स को मैंने एक तरह से जो है समराइज कर दिया, जो बहुत एक्चुअली से एक तरह से ये अचीवमेंट जो एक तरह से जो जिसकी वजह जो एक बैक ऑन द बैक ऑफ द माइंड था इंडियन लीडरशिप का, जब इसको आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया और उसको इनेक्स कर दिया गया। अच्छा, ये सारी अचीवमेंट आपको लगता है कि उनको हो गई हैं ये अचीवमेंट्स और ये तकरीबन ये ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पर पिछले एक साल से उन्होंने विगरसली काम किया। हो सकता है कि जो चाइना वाला पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया उस पर शायद हो सकता है शायद ये चाइना को कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन बाकी पॉइंट्स पर विगरसली काम किया उन्होंने। अब इस एक साल में एक्चुअली चेंज हुआ क्या कश्मीर में? एक साल में चेंज ये हुआ कि वहां पर तकरीबन 106 के करीब लॉज थे, इंडियन लॉज, वो एक्सटेंड हो गए अब कश्मीर की तरफ। 164 लॉज थे जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने पास किए हुए थे, उनको अडॉप्ट किया गया था, वो खत्म कर दिए गए। लेकिन अगर आपने 164 लॉज जो है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में जो अडॉप्ट किए थे उनको खत्म कर दिया, उनमें एक कानून था, उसका नाम है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो सिक्योरिटी एक्ट, जो जिसकी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वो भी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने ही पास किया हुआ था। होना ये चाहिए था कि अगर आपने सभी कानून, इस कानून को भी खत्म करना चाहिए था, लेकिन इस कानून को खत्म नहीं किया गया। और अभी तक जो भी लोग जेलों में बंद हैं पिछले एक सालों के दौरान, एक साल से जो भी जेलों में जाते हैं, इसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर उनको जेलों में भेजा जा रहा है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जिसमें आपको कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है किसी को, क्योंकि ये कह सकते हैं, सिर्फ ये कहना आपको कि आपको अंदेशा है कि ये शख्स जो है कुछ कर सकता है, तो अंदेशे के बेसिस पर उसको जेल में रखा जाता है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ किया नहीं होता है, तो लिहाजा उसके ऊपर मुकदमा तो नहीं हो सकता है उसके ऊपर। वो उसको 6 महीने 2 साल रख सकते हैं, 2 साल के बाद फिर वापस सर्कुलेट करते हैं इसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट को। ये आयरनिकली जो है ये इसको कंटिन्यू कर दिया गया। तो अब हुआ क्या, वहां पर जो कानून अब पिछले सालों से जो लागू हो गए, वहां पर एक कानून ये लागू हो गया है कि जो वहां पर लैंड है कश्मीर में, इस लैंड को अब लैंड का जब आप जो ट्रांजेक्शंस होती हैं, जो जुडिशरी के अंदर होता है, हर जगह होता है जुडिशरी के अंदर, जुडिशियल स्टैंप्स के अंदर जो है, अगर आपको जमीन बेचनी है तो होती है, उसको खत्म करके उसको एग्जीक्यूटिव के पास लेकर आ गए, ताकि अगर इसी से लग रहा है कि देयर इज समथिंग बिहाइंड, इट इज नॉट समथिंग, कुछ ना कुछ इनके बिहाइंड में है। इसी तरह से जो है अब देख लीजिए कि वहाँ कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फाउंडर हैं, जो प्रो इंडिया पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर थे, या जिन्होंने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया 1947 में कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ ले आने के लिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके 5 दिसंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, और वहां पर कश्मीर में उस दिन एक कौमी दिन टाइप का होता था, उसको खत्म कर दिया गया। 13 जुलाई को कश्मीर का नेशनल डे है, उसको कैलेंडर से हटा दिया गया। और जो पुलिस के कुछ मेडल्स वहां पर होते हैं, पुलिस के या सिविलियन मेडल्स, उनका नाम होते थे शेर कश्मीर, गैलेटरी मेडल वगैरह, कुछ उनके नाम होते थे, उनके नामों से परफेक्ट शेर कश्मीर हटा दिया गया। शेर कश्मीर जो है नाम शेख अब्दुल्ला का वो जो रेफर किया जाता है उसको। तो ये एक ऐसे शख्स के साथ हाल हुआ, जो शख्स जो है जिसने एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया कश्मीर को हिंदुस्तान में लाने के लिए, और कश्मीर को जो हिंदुस्तान, ये ऐसे शख्स के साथ हाल हो गया। बाकी शख्सों की बात। और दूसरी चीज है कि इंडिया में जहां पर भी अगर किसी स्टेट को बाइफरकेट करना पड़ता है, उत्तर प्रदेश को कई साल पहले बाइफरकेट किया गया था, उत्तराखंड स्टेट बनाई गई थी, तेलंगाना को बाइफरकेट किया गया,
आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट किया गया था, एक तेलंगाना स्टेट बनाई गई थी। मध्य प्रदेश को बाइफरकेट किया गया था, एक स्टेट वहां पर छत्तीसगढ़ बनाई गई थी। बिहार को किया था, झारखंड बनाई गई थी। ये तभी ये जो है वहां पर लोकल असेंबलीज जब रिकमेंड करती हैं, हाँ। लोकल असेंबलीज रिकमेंड करती हैं, तब जाकर वो पार्लियामेंट में आता है और पार्लियामेंट में उसके ऊपर फिर बहस होती है। पार्लियामेंट में उसके ऊपर बाकायदा फिर बिल बनती है और फिर पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करती है। बेसिक काम है वहाँ की असेंबली का होता है कि रेटिफाई करने का। यहाँ पर किसी भी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को पूछा भी तक नहीं गया। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली तो बिल्कुल सस्पेंडेड एनिमेशन में थी जिस वक्त ये कानून लाया गया इंडियन पार्लियामेंट में। इंडियन पार्लियामेंट में भी 788 मेंबर्स हैं। 788 मेंबर्स में सिर्फ 10 जम्मू एंड कश्मीर से हैं और इन 10 में से एक को प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लेने दिया। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं फारूक अब्दुल्ला, उनको तो नजरबंद कर दिया गया था, उनको प्रोसीडिंग्स में आने नहीं दिया गया था। बाकी 9 में से तो 5 लोगों ने अपोज किया उसको। उनमें से 2 तो ऐसे हिस्टीरियल हो गए थे, उन्होंने तो ऐवान में ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां तक फाड़ दी थी। तो अब अगर आप उन 10 के हिसाब से भी देखें तो वहां पे मेजोरिटी ने अपोज कर दिया था, अगर आप उस हिसाब से भी देखें। और दुनिया में कहीं पर भी इस तरह के कानून जब अगर होता है, कहीं स्कॉटलैंड में हो, क्यूबेक में हो, कहीं पर भी, तो वहां पर रेफरेंडम होता है कि आपको ये कानून चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पर तो वो रेफरेंडम तो दूर की बात है, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली तक को नहीं पूछा गया। तो ये चेंजेस हुए हैं। और उसके अलावा जो है अब एक और चेंज, अब इसी दौरान जो है वहां पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके नाम चेंज कर दिए गए। जैसे एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है या इरिगेशन का, उसका नाम जल शक्ति डिपार्टमेंट रखा गया। ये जाहिर सी बात है कि क्योंकि इसी दौरान ये भी हुआ कि चूंकि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको वो खत्म हो गया। अब जम्मू एंड कश्मीर का पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, उसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी। अब वो चूंकि अब ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हिस्सा है तो इस उर्दू की वो ऑफिशियल लैंग्वेज खत्म हो गई। फिर अपनी कश्मीरी लैंग्वेज जो है पिछले 8 उसका बहुत ज्यादा रिच कल्चर है कश्मीरी लैंग्वेज का, अपना काफी एंशिएंट लैंग्वेज है, कंटेम्प्रेरी ऑफ संस्कृत है ये। और 5 लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा रखती हैं, जो एंशिएंट लैंग्वेजेस का, उसमें कश्मीरी लैंग्वेज भी है। इस लैंग्वेज का जो है पिछले 800 सालों से स्क्रिप्ट जो है पर्शियन स्क्रिप्ट था, उसको जो है खत्म करके जो है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लेकर आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी जनरेशन है वो तो अपनी कश्मीरी लैंग्वेज तक अपनी पहचान पाएगी, पढ़ नहीं पाएगी। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि आप उनसे वही किसी की आइडेंटिटी छीनना, किसी की लैंग्वेज छीनना, इससे बड़ा एग्रेशन कोई हो ही नहीं सकता है। जो पॉलिटिकल एग्रेशन तो मामूली चीजें हैं उस सिलसिले में। इंडिया आप जो जिस वक्त जब पूरी दुनिया उस वक्त कोविड का शिकार थी, मार्च 31 को एक कानून आ गया जिसमें नया सिटीजनशिप लॉ नोटिफाई कर दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि पिछले 15 सालों से कश्मीर में जो भी रहता है, जो भी वहां पर रहता है, वो वहां पर कश्मीरी सिटीजन कहलाया जाएगा। अब अगर ये चीज अगर हम जब कहते हैं इसराइल में कभी भी जो है वहां पर वो जीव्स जो है डेमोग्राफी अरब्स की चेंज नहीं कर सकते हैं। अरब तो 40 मिलियंस हैं, ये तो कभी 7 मिलियन भी नहीं है जीव्स। यहाँ पर तो वर्चुअल खतरा है। जो ये जब आर्टिकल 370 जब लाया गया था 1950s में, उस वक्त इसीलिए लाया गया था कि एक जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हिंदू इंडिया में, इसका डेमोग्राफिक कैरेक्टर जो है बरकरार रहे, उस वजह से वहाँ का एक सेपरेट सिटीजनशिप लॉ उस वक्त इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब इसकी वजह, अब वहां पर जो अब जब हम किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो डेमोग्राफिक चीज, उसको तो चेंज करने में तो बहुत टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है उसको। कश्मीर की जो 12 मिलियन की पॉपुलेशन में तो 68.3% के करीब मुस्लिम्स हैं, 28% के करीबी हिंदूज हैं। लेकिन वहां पर जो है ऑलरेडी जो है तकरीबन 2.8 मिलियन के करीब जो बाहर के लोग वहां पर काम करते हैं 1990 से। मोस्टली जो है एक इंडिया की रियासत जो है बिहार से हैं, जो लेबरर्स वगैरह के तौर पर आते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली अब सिटीजन हो गए। अब वो जाहिर सी बात है डेमोग्राफिक चेंज जो कह रहे हैं कि इसको ईयर्स लगते हैं, इसमें तो सिर्फ एक रात का मामला है ये। तो इसके लिहाजा जो उसी दौरान एक न्यू मीडिया पॉलिसी लाई गई, एक नोटिफाई किया गया जम्मू एंड कश्मीर के जो एरियाज को एज ए स्ट्रेटेजिक एरियाज नोटिफाई किया गया, ताकि जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो किसी भी वक्त अपनी जरूरत के हिसाब से जो है एक्वायर कर सकते हैं लैंड। पहले उनको गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती थी, अब उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चेंजेस हुई हैं पिछले 1 साल के दौरान कश्मीर में, और ये चेंजेस जो हैं एक वहां पर एक माइंड ऑफ इनसिक्योर
मतलब एक तरह से इनसिक्योरिटी क्रिएट की है उन्होंने वहां पर, मे बी नॉट द फिजिकल इनसिक्योरिटी बट साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी जो है उसकी वजह से हुई है कश्मीर में। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने अभी कहा कि वो ये कोशिश है कि उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना दिया जाए कि फिर वो सारी उम्मीदें छोड़ दें और आज़ादी की उम्मीदें छोड़ दें, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हुआ है? लोगों ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी हैं कश्मीरियों ने और डिप्रेस हो गए, स्ट्रेस में, और वो ये सोच रहे हैं कि कोई मदद नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है आपको जनरली इन लोगों में? एक सिचुएशन तो है, जाहिर से एक सिचुएशन तो है कि पिछले 1 साल के दौरान जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो कुछ करना था वो नहीं हुआ उस हद तक, वो खास तौर पर। लेकिन एक बहुत बड़ी एक चीज हुई पिछले में 1990 के बाद जो है पहली बार कम से कम एटलीस्ट इंटरनेशनल मीडिया ने इंटरेस्ट दिखाया कश्मीर में, और इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन वो रोल जो है इट डिडंट कन्वर्ट इनटू हमारा एक तरह से जो है डिप्लोमेटिक सिंपैथी में जिस तरह से होना चाहिए था। खास तौर पर जो अरब कंट्रीज का जो रोल रहा, जिस तरह से जो उनका रवैया रहा, वो उस तरह का नहीं था जो होता था 90s में या 95 वगैरह तक जो होता था, उस तरह का नहीं हुआ। या यूरोपियन कंट्रीज का जिस तरह से अभी जो है फलस्तीन की एनेक्सेशन पर जब नेतन्याहू ने प्रपोजल भेजा, फलस्तीन के कुछ इसराइल के अंदर उस पर अपोजिशन हुई, इजरायली ज्यूइश डायस्पोरा ने उसके ऊपर उसको अपोज किया, और यूरोपियन यूनियन ने इस हद तक कि यूरोपियन यूनियन की कई पार्लियामेंट ने तो धमकी दी इसराइल को कि वो सैंक्शंस लगा देंगे। तो उस तरह का जो है उस तरह की सिचुएशन यहाँ नहीं हुई, यहाँ पर नहीं हुई। वो जो इस तरह कह सकते हैं आप एक तरह से पहलू रहा है। लेकिन आप तो टर्की में बैठे हुए, वहां क्या सूरत है, वहां क्या कश्मीर के? टर्की, मलेशिया और जाहिर सी बात है इन कंट्रीज ने तो काफी प्रोएक्टिव रोल उस वक्त जो अदा किया है। लेकिन जाहिर सी बात है तो इट इज मेनली जो है एक्चुअली इट इज अ गल्फ, यूएस एंड यूरोप। ये जिस तरह से जो, क्योंकि जब कश्मीर में जो 90s में इन खितों की तरफ से ये जो एरियाज है, इन एरिया की तरफ से काफी सपोर्ट होता था कश्मीर को, बहुत ही प्रोएक्टिव सपोर्ट होता था कश्मीर को। और 2000 के बाद जो है खास तौर पर ये कम होता गया, और इस वक्त तो तकरीबन जो है बहुत ही कम हो गया ये। आपको रीजन क्या लगता है? मतलब आरएसएस की प्लानिंग या मोदी सरकार की प्लानिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने इन ममालिक की तवज्जो हटा दी कश्मीर की तरफ से? मेरे ख्याल में जो है ना वो बहुत ही श्योर थे कि हमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ये ममालिक जो है बहुत ज्यादा हो सकता है शायद बयानबाजी वगैरह कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल शायद कुछ और ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अब इस वक्त आप देख लीजिए ना, इस वक्त जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एटलीस्ट कम से कम जो ब्रिटेन एंड फ्रांस खास तौर पर ये बहुत ही प्रोएक्टिवली इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो रशिया तो बहुत पहले से था ही इंडिया का सपोर्टर, या जब सोवियत यूनियन के जमाने से ही। लेकिन कुछ हद तक जो है उसने न्यूट्रल रहा वो, लेकिन ये फ्रांस और ब्रिटेन जो है खास, और ये एक चीज थी कि जो इट्स समथिंग वेरी अनबिलीवेबल। ये लोग जो है जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है दे आर क्वाइट वेरी प्रोएक्टिव, हांगकांग के हवाले से दे आर क्वाइट वेरी प्रोएक्टिव। लेकिन व्हाई दे आर नॉट सो प्रोएक्टिव, एक खिता जो है जो बहुत ही एक तरह से जो है एक तरह आतिशफशां पर खड़ा है। तो अभी वहां पे क्या सूरत हाल है? अभी स्पेशली कश्मीर के जो नौजवान हैं वो किस माइंड ऑफ सेट में, वो क्या सोच रहे हैं कि आप इतना डिसएम्पावरमेंट का और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी का इस हद, मतलब अभी आर्टिकल 370 को तो भी 1 ही साल हो गया खत्म होते हुए, लेकिन इसके होते हुए भी मैं आपको जस्ट कुछ फिगर्स देता हूँ। कश्मीर में इस वक्त जो है ना 24 के करीब सेक्रेटरी, मतलब कश्मीर में मैंने अभी बता दिया कि 68.31% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। 24 सेक्रेटरीज हैं इस वक्त गवर्नमेंट में, इस वक्त वहां पर कश्मीर में, जिसमें से सिर्फ 5 मुसलमान हैं। कश्मीर 58 टॉप ऑफिसर्स हैं जो पूरे रीजन को इस वक्त गवर्न करते हैं, उसमें से 12 मुसलमान हैं, जिसमें से भी एक जो है उसने रिजाइन किया हुआ था, और वो रिजाइन किया हुआ था, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी शाह फैसल ने, और वो भी तकरीबन 10 महीने अरेस्ट रहा। और टॉप ऑफिसर होते हुए भी सेकंड टायर के जो वहां पर सेकंड टायर जिसको कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, उसमें 523 के करीब ऑफिसर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 220 मुसलमान हैं, यानी सिर्फ 42% है। सेकंड टायर की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टायर में तो है ही नहीं। इसी तरह से पुलिस की जो टॉप पुलिस रैंक है वहां पर 66 ऑफिसर्स हैं,
इसमें सिर्फ 7 मुसलमान हैं, यानी कि तकरीबन 10.6% भी नहीं है, जबकि आबादी 68% है। अब ये सेकंड टायर में तकरीबन 248 के करीब पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसमें 108 मुसलमान है, यानी 43% बन जाता है वो। नाउ आप इमेजिन कर लें, अब आर्टिकल 370 खत्म, अब उसके बाद अब इमेजिन करें उसके बाद अब क्या सिचुएशन हो सकती है। और फिर ये कि जबान का भी हक छीन लिया, जमीन ये फिगर्स हैं कि जब ये था आर्टिकल 370 था, मतलब अभी एक साल ही हो गया उसको खत्म हुए, ये फिगर्स अब अगर बिल्कुल ही अब खत्म हो गया तो अगले 10 साल में तो कश्मीर की ऐसी सिचुएशन होगी शायद कश्मीरी खुद इसको पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, तो अब तो ये नाउम्मीदी की तरफ आपका भी मुझे लग रहा है रुझान नाउम्मीदी की तरफ जा रहा है, कोई उम्मीद की वो नजर नहीं आ रही आपको भी? हिस्ट्री फुल ऑफ एक्सीडेंट्स, हिस्ट्री में तो कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जो सिचुएशन जो है मैंने एज ए सिचुएशन आपके सामने रख दी, तो बाकी जो 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 डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, सो ये मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रख दी। मैंने सिर्फ आपको बात बताई थी, एटलीस्ट कश्मीर में जो है बिजनेसेस वगैरह में तो जाहिर सी बात है उसमें तो एक कंपटीशन, उसमें तो एक जो है एक फेयर कंपटीशन होता है बिजनेस में, लेकिन बिजनेसेस का भी अब हाल ये है कि पिछले इसी आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद तकरीबन 52 माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है गवर्नमेंट ने जो एडवर्टाइज किए थे, उसमें से 40 माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है बाहर के लोगों को दिए गए, और बताया गया है कि कुछ जो लोकल लोग जो है वो बेचारे शामिल ही नहीं हो पाए ऑक्शन में, क्योंकि वो इंटरनेट से थी ऑक्शन, इंटरनेट जो ही चल ही रहा था, वो कहाँ से ऑक्शन में हिस्सा लेते। तो इस वजह से जो है तकरीबन अभी एक रिपोर्ट ही आई थी एक इंडिया के तकरीबन कुछ एक एमिनेंट सिटीजन्स ग्रुप की तरफ से, जिसको जस्टिस मदन लोकूर जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ बिजनेसेस को तकरीबन पिछले एक साल में 400 बिलियन का नुकसान हो गया। और जो है एप्पल जो है जो हमारे जो सोपोर में जो है इट्स सेंटर ऑफ दैट वर्ल्ड फेमस एप्पल्स का, तो तकरीबन 135,000 मीट्रिक टन ऑफ एप्पल जो है वो रॉटन हो गए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। टूरिज्म का सेक्टर जो था वो तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसमें तकरीबन 144,000 करीब के लोग जो है जो बिल्कुल जॉबलेस हो गए बिकॉज ऑफ दिस टूरिज्म सेक्टर खत्म हो गया। और ये ऐसी स्टेट का अब ये बताते हैं कि इसमें जो है डेवलपमेंट वगैरह भी, ये ऐसी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, ये काफी गलतफहमी है कुछ लोगों को, ये बहुत ही कोई पोअर स्टेट है वगैरह है। ये जो इंडिया की जो 11 हिली स्टेट्स हैं, 11 हिली स्टेट जो इंडिया की है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर जो है थर्ड हाईएस्ट इन द टैक्स रेवेन्यू, सेकंड हाईएस्ट इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू। तकरीबन स्टेट का जो नेट एसडीपी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वही तकरीबन 780 बिलियन के करीब। लिहाजा इन 11 महीनों में अब सिचुएशन ऐसी हो गई है वहां पर कि एम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 17.9% पहुंच गई, जबकि ओवरऑल इंडिया में जो है नेशनल रेट 9.54 है। ये सिर्फ एक साल में हुआ है। अब आप आइंदा आगे देखिए आगे क्या हो सकता है, यानी वर्स्ट से वर्स्ट होता चला जा रहा है, और वो नजर ही आ रहा है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है ये। अच्छा, ये जो आपने कहा था कि अंदेशे के तहत पकड़ के ले जाते हैं, जो हमारे पास भी इत्तला आई थी, तो आप मुझे बताएं अंदाजन कितने अंदेशे के तहत कितने नौजवानों को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है? फिगर्स तो बहुत मुश्किल है कहना है फिगर्स, लेकिन ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कुछ साल पहले कहा था कि विद इम्प्यूनिटी यूज किया जाता है। और इसमें चूंकि बीच में जुडिशरी है नहीं कहीं पर, जुडिशरी जैसी भी है वैसी भी जुडिशरी होती है, लेकिन एक तरह से एक बैलेंस और चेक तो होता है। इसमें ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अरेस्ट होती है, और उसके बाद फिर अगर उनको और रखना है उसको अंदर, तो फिर वही सर्कुलेट किया जाता है। तो अभी तक मैंने वैसे आज शायद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी शायद कुछ पहले, तो कितने हैबियस कॉर्पस के पिटिशन ही कई सालों से वहाँ कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। तो ये जाहिर, अगर वरना नॉर्मली होता है कि कोई अगर क्राइम करता है उसके ऊपर जेल भेजते हैं इसको, उसमें 2 महीने के अंदर, अगर 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है, या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती है तो उस शख्स को ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती है। तो यहाँ पर तो ये चूंकि चार्जशीट फाइल करने का कोई झंझट ही नहीं है,
ये एक हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो हाँ, उसमें तो कई जब तक वो मर्जी है तब तक वो रखते हैं। हाँ। अच्छा, मैं कुछ इफ्तिखार गिलानी साहब आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाह रही, क्योंकि आपकी फैमिली सब कश्मीर में ही है, क्योंकि यहाँ पे जो हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए जिन कश्मीरी फैमिली से मिलते थे या मिले हैं, तो उनका कहना ये था कि अगर हम आपके साथ किसी प्रोटेस्ट में खड़े नजर आएंगे या कुछ बात करेंगे तो वहाँ बैक ऑफ हमारे घर पे हमारे घर वालों को तंग किया जाएगा। सो चले, मैं थोड़ा-सा और आपका वक़्त लेती हूँ, मैं इसलिए मैंने कहा ना, मैं आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं देना चाहती। आप क्या समझते हैं, अम, ये हमारा पूरी दुनिया में देखा जाएगा चैनल, ये सहाफ़ी बिरादरी जो पूरी दुनिया में मौजूद है, और जहाँ-जहाँ उर्दू समझी या बोली जाती है, आप उनसे क्या गुज़ारिश करेंगे कि वो लोग इस वक़्त क्या किरदार अदा करें? अ, मैं सिर्फ़ ये कश्मीर की आज़ादी की बात नहीं करूँगी, कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने के लिए। इस 1 साल के दौरान जो है वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नई मीडिया पॉलिसी जारी की है। इस नई मीडिया पॉलिसी के तहत जो है वहाँ पर उनको इख्तियार है कि किसी भी रिपोर्ट को वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि एंटी नेशनल है, या किसी रिपोर्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं ये फेक न्यूज़ है, और हुँ, उनको जो है जर्नलिस्ट को समन किया जा सकता है, उनके खिलाफ केस होते हैं और हुँ, हुए भी। मतलब कई बड़े कई हिंदू के वहाँ पर एक न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट हैं या बहुत न्यूज़पेपर्स के जर्नलिस्ट हैं, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, उनके कई के खिलाफ बिल्कुल केसेस जी, बिल्कुल हुए थे। सुना। एक लड़की जो फोटोग्राफर जो है उसके खिलाफ तो जो है एक टेररिस्ट एक्ट के अंडर वो जो टेररिस्ट के लिए यूज किया जाता है वो लॉ, हाँ, उसके ऊपर उसको केस बना दिया गया उसके ऊपर। तो हाँ, जाहिर सी बात है अगर इन चीजों पर भी अगर एटलीस्ट इंटरनेशनल मीडिया फ्रेटर्निटी साथ नहीं देती है तो उस फ्रेटर्निटी का यूटिलिटी ही क्या है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, तो ये ऐसी चीजें हैं तो एटलीस्ट कम से कम तो सॉरी वहाँ कश्मीर में इस वक्त जो न्यूज़पेपर्स हैं, अगर आप वो न्यूज़पेपर्स देखें तो किसी न्यूज़पेपर में आम के फवायद के ऊपर आर्टिकल होता है, किसी हाँ, न्यूज़पेपर में जो है किसी जो है बर्तानिया में क्या हो रहा है उसका आर्टिकल होता है। और हाँ, लोकल जो होता है तो वो लोकल उनको कुछ मतलब उसकी कंट्रोल अगर है, कंट्रोल है, और वो किसी बिल्कुल मत उनको देखकर ही लगता है उनकी हालत कितनी काबिल रहम है। तो हाँ, उसमें उनका भी कसूर नहीं है, उनके ऊपर ही सिचुएशन ऐसी है। अब जाहिर सी बात है या तो उनके पास ऑप्शन है या तो जेल जाए, बंद कर दे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, या हाँ, इतने सारे लोगों को जो है वहाँ पर बेरोजगार करें। हाँ, तो या फिर वो आम से अचार बनाना ही सिखाएँ तो अखबारों में। बस इसलिए बस इसी तरह के अब आर्टिकल्स वहाँ इसी तरह से एडिटोरियल पेजेस पर इसी तरह के आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पर हाँ, न्यूज़पेपर्स में। तो ऐसे ये जो है एक्चुअली जो है ना इट इज मोर, जितना जितना आप ये एनग्रेंड करते जाएंगे, मैंने कहा ना कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर जो ये कश्मीर जो है ये डिस एम्पावरमेंट कॉम्प्लेक्स का पिछले 450 सालों से शिकार है। हुँ, तो उसके बाद जो है इस 20th सेंचुरी में ये कम से कम एटलीस्ट उससे पहले हाईली कनेक्टेड रीजन होता था। इट यूज हुँ, टू कनेक्टिविटी उसकी थी कश्मीर की, इट यूज टू कनेक्ट साउथ एशिया टू सेंट्रल एशिया। हुँ, कहीं के कारवान चलते थे लाहौर से अमृतसर से, तो उनको सेंट्रल एशिया जाना होता था तो कश्मीर से होते हुए जाते थे। ये हाँ, कनेक्टिंग लिंक था ये। अब हाँ, उसके बाद जो कनेक्टिंग लिंक भी खत्म हो गया है इसका, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई तो हाईवे मिलिटराइजेशन हो गई, तो इट हुँ, बिकेम ए बिग प्रिजन। हुँ, एक बिग प्रिजन ने वहां पर एक सीज मेंटेलिटी भी जन्म दी, सीज मेंटेलिटी को भी जन्म दिया है। एक हाँ, प्रिजन माइंडसेट होता है ये। तो हाँ, वो जाहिर सी बात है वो जो है किसी वक्त अब किसी वक्त वो फट पड़ेगा, तो जाहिर सी बात डेट उससे पहले कि फट पड़े हाँ, एटलीस्ट साउथ एशिया में या दुनिया के जो ममालिक कंट्रीज हैं उनको बेटर टू उसको 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 एड्रेस करें इन इश्यूज को। हाँ। कम से कम हाइलाइट करें, ये जो अब जो ये 5th अगस्त है, ये दिन तो एक तारीखी दिन बन गया ना, तो उस पे तो सबको आवाज बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं चाहूंगी इस प्रोग्राम को भी शेयर करें, और आप लोग अपना हक अदा करें अगर आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं तो। मुझे बताएं कि एक इंडियन से बात हो रही थी, उनका कहना ये था कि आप लोग जो है सिर्फ एक साइड की पिक्चर देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि मोदी सरकार ने कश्मीर में उन इलाकों में जहां ना बिजली थी, ना पानी की सहूलतें थी, वहां पे बहुत काम कराया है। कुछ ऐसा वो है? वही तो मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको इसीलिए ये फिगर्स आपको बता दिए। कश्मीर मैंने कहा ना कश्मीर कोई बड़ी पोअर रियासत नहीं थी, पोअर स्टेट नहीं थी ये। कश्मीर वाज वेरी हाई, जो डेवलप्ड स्टेट थी ये। कश्मीर में एटलीस्ट जो है कम से कम इंडिया में फुटपाथ पर तो कोई नहीं सोता है, हम्म, एवरीबडी हैज इट्स ओन हाउस।
या कम से कम कम से कम हंगर से कोई नहीं मरता था। जैसे बिहार में, झारखंड में बहुत सारे लोग हंगर से मरते हैं, कश्मीर में एटलीस्ट हंगर डेथ्स कभी नहीं हुई। इवन हम्म, एट द पीक ऑफ मिलिटेंसीज भी नहीं हुई। जब हम्म, कई कई महीने तक भी कश्मीर बन रहा, तो ये कभी ऐसी ऐसी कभी नहीं हुई है वहां पर। तो कश्मीर वॉज ऑलरेडी फेयरली डेवलप्ड स्टेट। लेकिन हाँ, यही जरा, आपके यहाँ भी कुछ लोग जो है वो इस कहते हैं कि शायद कश्मीर मुफलिस है, कि गरीब है, इस वजह से आपको ये वहां पर दिया गया है। इसीलिए जैसे वो, इसीलिए शायद वो लोग आजादी मांग रहे हैं। हाँ, इट इज हाँ, नॉट द बस केस, इट इज नॉट द केस। मैंने इसलिए आपको 11 स्टेट्स जो इंडिया की जो हिली स्टेट्स हैं उनको जो गिनवा दिया, उसमें से कश्मीर जो है, मैंने कहा इसलिए जो है, सेकंड लार्जेस्ट टैक्स रेवेन्यू में, थर्ड लार्जेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू में। स्टेट हाँ, डीजी स्टेट एसडीपी कश्मीर का तकरीबन 780 बिलियन है। हाँ, तो इट्स नॉट कश्मीर में जो है बिलो पॉवर्टी रेशियो ही तकरीबन 7 या 8% ही था, जबकि इंडिया में जो नेशनल एवरेज तकरीबन 25% है। हाँ। तो वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, तासुर यही दिया गया था कि पुअर स्टेट है और वहां के हालात बहुत खराब है, हम उसे सही करें। दूसरी चीज ये वो कहते हैं कि दहशतगर्दों का खात्मा करना है। तो दहशतगर्द नजर आते हैं क्या कश्मीर में इस तरह? जब आप पूरी आबादी को एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी में रखते हैं, पूरी एक हम्म, आबादी को साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी में रखते हैं, तो फिर आप किसको सिक्योरिटी दे रहे हैं? हम्म, मैंने आपको ये फिगर्स गंवा दिए आपको। वहां पर जो है 24 सेक्रेटरीज में तो 5 सेक्रेटरी लोकल मुसलमान हैं। हम्म, ये सेकंड टायर में भी, थर्ड टायर में भी, पुलिस में भी। अब उनको आप वो जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? हाँ, उनको अपने ही लैंड पर, अपनी ही जगह पर उनको आप उनको जो है इंक्लूड नहीं करते हैं आप ऑफिशियल मशीनरी में, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आखिर वो जाएंगे कहाँ? आप कम से कम बिजनेस अब उनके लिए खुले थे, अब बिजनेस से भी उनको निकाला जा रहा है। हाँ, वो भी खत्म किया जा रहा है। वो भी अच्छा, जो खत्म हो गया। मैं बहुत तेजी से वक्त गुजर गया, थैंक यू। आपने एक तो इतने अच्छे आपने फिगर्स दे दिए, फैक्ट एंड फिगर बता दिए, तो सुनने वालों को बड़ा अच्छा एक मतलब बड़ा मालूमाती प्रोग्राम हो गया। इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइए कि जितना भी इल्जाम है वो सब कुछ जो है वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं कि दहशतगर्द वहां से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं और सब जो कुछ हो रहा है कश्मीर में बुरा वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। आप इसका क्या जवाब देंगे, नहीं स्पेशली? है, कुछ बहुत सारी चीजें जो है, दैट इज व्हाट पाकिस्तान को भी अपने दामन देखना चाहिए कि हाउ दे डेल्ट विद कश्मीर। उन्होंने भी कश्मीर को किस तरह से डील किया, दैट इज वो पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, देखना है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, सिचुएशन हमारे पिछले 1 साल की सिचुएशन है, और पिछले 1 साल की सिचुएशन को प्रेसिपिटेट किया इंडिया ने। और मुझे लगता है कि वो है कि इस अगर उनको कम से कम एटलीस्ट जब ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया था, तो एक मौका देना चाहिए था उनको, इंडियन गवर्नमेंट को, कि हो सकता है शायद वो उनके जो कंसर्न्स थे इंडिया के वो एड्रेस कर देते। और अगर वो उनके, और हो सकता है शायद उसकी वजह से जो है कश्मीर में भी बहुत सारी चीजें एड्रेस हो जाती। तो चूंकि वो मौका ही नहीं दिया गया, या मौका ही नहीं मिला, तो मैं तो मैं इसे एज ए जर्नलिस्ट ही, एज ए जो रहा है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हाँ, यस, हाँ, पाकिस्तान ने भी बहुत गलतियां की हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। लेकिन ये एक इस वक्त जो है सिचुएशन थी कि उस वक्त एक मौका दिया जा सकता था नई गवर्नमेंट को पाकिस्तान में। हो सकता है शायद वो इंडिया की कंसर्न्स को एड्रेस कर देते। हुँ। लेकिन मोदी सरकार के रवैये में कोई लचक नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाता। क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप, कोई पैगाम, क्योंकि अब 1 साल का ये अरसा गुज़र गया, जहाँ-जहाँ मुल्कों में जहाँ-जहाँ कश्मीरी थे या पाकिस्तानियों ने काफ़ी सपोर्ट किया, प्रोटेस्ट किया, जितना कर सकते थे किया। अब आप क्या चाहते हैं कि किस रंग से प्रोटेस्ट किया जाए या किस रंग से आवाज़ बुलंद की जाए कश्मीरियों के हक में? कोई एडवाइस, कोई मशवरा या कोई ख्वाहिश? नहीं, कश्मीर जो है ये ऐसा इश्यू नहीं है कि ये बस हमारे प्रोटेस्ट की वजह से और कल हल होने वाला है। हुँ, ये हम इवेंट्स मनाते हैं। हमने हुँ, 5 फरवरी को, 5 अगस्त को, 13 जी हम इवेंट्स मनाते हैं। हुँ, ये इवेंट, ये चलो ठीक है, इवेंट्स जो है आप याद दहानी कराते हैं इवेंट से, लेकिन इट इज नॉट एन इवेंट, इट हैज टू बी अ प्रोसेस। हुँ, ये एक प्रोसेस से ही जो है हम किसी तरह से जो है, हो सकता है शायद इंडिया को मनवा सकते हैं कि द वे जो आपने पाथ लिया है ये गलत पाथ है। हुँ, इस बात को हमें छोड़ना चाहिए। ये एक 12 मिलियन के करीब लोग रहते हैं वहां पर, उनको एक सीज मेंटेलिटी में रखना जो है कहाँ तक जायज है? उनको जो है वो एम्पावरमेंट चाहते हैं, उनको उनको एम्पावर कर लो,
या जो हमारे यहाँ जो कम से कम एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सी अक्रॉस द एलओसी जो है उनको कंटिन्यू रख दो। दोनों तरफ से जो है फैमिलीज डिवाइडेड हैं। ये चूंकि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, बीच में वो लाइन बन गई, पता है किसी को उधर है इधर है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से तजब्जुब रहा। फैमिलीज उस तरफ है। 90s में जो है बहुत सारी एक पॉपुलेशन जो है बॉर्डर्स पर थी। जब वहाँ आर्मी आ गई, तकरीबन 28 विलेजेस हैं जिनको अभी भी सेंसस में अनइनहिबिटेड विलेजेस लिखा जाता है। वो उनके पास श्रीनगर तो बहुत दूर था जाना, तो वो अक्रॉस चले गए और वो अभी तक जो है मुजफ्फराबाद की कैंपों में एज ए रिफ्यूजीज गुजार रहे हैं। हमें तो जो है पूरी दुनिया में बताया जाता है कि कश्मीरी पंडित जो है वो माइग्रेट करके जम्मू चले गए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, लेकिन कश्मीरी मुसलमान भी तो चला गया, उसको तो कोई उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल में जो है किसी तरह से जो है हमें जो कुछ, चाहे कश्मीरी पंडित हो चाहे कोई कश्मीरी मुसलमान हो, जिसके साथ भी जो कुछ हुआ है, तो वी हैव टू बी कंपैशनेट और हमें किसी तरह से जो है एक सिचुएशन पैदा करनी चाहिए वहां पर। दोनों इंडिया और पाकिस्तान को भी किसी तरह से जो है, या दुनिया को, इनको दोनों कंट्रीज को बताना चाहिए कि ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है इनसिक्योर रखना जो है बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि जब कोई इनसिक्योर आदमी जिसकी जो है पीठ दीवार के साथ लगी हो, जब वो रिएक्ट करता है, वो बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है। जब रिएक्ट करता है तो बहुत। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और जाहिर बात है आपके भी बैक ऑफ माइंड बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, लेकिन आपने बड़ा कैलकुलेट करके बताया। मैं सब देखने वालों से इतना ही कहूंगी कि मुझे इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू से वो शेर का एक बंद था, उसके 2 मिसरे याद आ रहे हैं कि चरागे शब को जैसे आंधियां अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसे ही हमें खुशफहमियां अच्छी नहीं लगती। तो इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू में कोई खुशफहमी नहीं थी, और थोड़ा सा मुझे नाउम्मीदी की, मायूसी की एक झलक भी नजर आ रही थी। और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम सब भी थोड़े होश के नाखून लें और हम सब भी सोचें कि हमें कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छी बात उन्होंने की, सिर्फ डे सेलिब्रेट नहीं करना, इवेंट्स नहीं बनाना, बल्कि कुछ बहुत स्ट्रांगली कुछ इस तरह का इजहार करना है हम सब ने मिलकर कि हम कम से कम जो इस तरह जो कैद किया गया है कश्मीरियों को, उसके बारे में सोचें कि वाकई उनके हुकूक को सल्ब करना क्या इतना ही आसान है? क्या इतनी आसानी से आप किसी का हक आज़ादी भी छीन लेते हैं, उसकी जबान भी छीन लेते हैं, उसकी तहजीब भी छीन लेते हैं, उसका घर भी और उसकी जमीन भी? बहुत मुश्किल है कहना कि कश्मीर को जल्द आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम अपनी सोचों को मज़बूत समत में रखेंगे और हम सब मिलकर कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएंगे। कम से कम हम जालिम को जालिम कहेंगे और मजलूम के साथ खड़े होने का वादा करेंगे। बस इसी वादे के साथ कि ये यहाँ पे तो रात जो है तेजी से गुजर रही है, अब कश्मीर की जो सुबह होगी वो सुबह भी तारीख होगी अगर हम सब ने मिलकर आवाज़ नहीं उठाई। कश्मीर क्या चाहता है? आज़ादी, और कश्मीर का हक है आज़ादी। बस यही जरूर सोचिएगा और यही सोच के कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ जिसमें हम हक और सच की बात करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।